प्रदीप कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जगदीश्वर जी। आज हम लोग चाहेंगे कि आपने जो लंबे समय तक जो शास्त्रीय संगीत पर लिखा और विभिन्न शास्त्रीय संगीत के गायकों के साथ में आपकी मुलाकात हुई, बैठकें हुई, अनेक प्रोग्राम, आपने बड़ी संख्या में प्रोग्राम सुने और इसमें मैं चाहता हूं कि आप अपना पहले जो है कुमार गंधर्व के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताएं कि कुमार गंधर्व का पहले प्रोग्राम आपने कब देखा? अब जगदीश्वर जी, ये तो कहना मुश्किल है कि मैंने पहली बार उन्हें आमने सामने किसी कब सुना, लेकिन ये जहाँ तक मुझे ये लेट 1970s में समझ लीजिए, तब मैंने सुना और उनकी तब तक ख्याति मेरे जैसे संगीत के बहुत काफी हद तक अनभिज्ञ व्यक्ति तक भी पहुंच गई थी। उनकी ख्याति एक नवाचार करने वाले संगीतकार के रूप में थी और कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत का संसार है उसमें परंपरा पे बहुत ज्यादा जोर है और परंपरा को देखने की दृष्टि भी जो है वो अधिकांश बहुत जिसे हम कह सकते हैं कि आगे देखने वाली नहीं है। वो आमतौर पे सब संगीतकारों का ये रहता है कि गुरु का नाम या अपने गुरु के गुरु का नाम, और जो खानदानी संगीतकार है उनके गुरु, इसका मतलब उनके खुद के पिता और उनके पिता के गुरु उनके दादा। तो ये होता तो एकदम नाम आते ही जो है वो दोनों कान जो है वो पकड़ना। आज भी आप देखेंगे बहुत से लोग यही करते हैं और ये माना जाता है कि पुराने लोगों ने जो कुछ कर दिया अब तो हम वैसा कुछ कर नहीं सकते। वो जो गा गए, जो राग वो बना गए, अब हम तो उस तरह का उसके आसपास भी कहीं पहुंचने कि हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो यानी परंपरा को एक ऐसी ऊंचाई पे प्रतिष्ठित कर दिया गया है कि जहां तक माना जाता है कि हमारा पहुंचना मुश्किल है। तो वैसे तो परंपरा आप जानते ही हैं कि अपने आप को नया करती रहती है और वो हमेशा जो है वो उसमें एक विकास होता रहता है। तो ये लेकिन एक बहुत पुराना द्वंद्व है परंपरा और विकास का। परंपरा कैसे विकसित होती है? क्योंकि परंपरा जो है वो पहली बात तो परंपरा एक नहीं होती, हर क्षेत्र में कई परंपराएं होती हैं। तो हमारे संगीत के जगत में भी कई तरह की परंपराएं हैं और तो उसमें कुमार जी का ये था कि इन्होंने नवाचार किया है। कुछ लोग तो विद्रोह शब्द का भी प्रयोग करते थे, जिसे कुछ लोग जैसे एक बड़े संगीताचार्य थे, गाते भी थे लेकिन उनका ज्ञान बहुत था, रामाश्रय झा गाते रहते थे। तो उनका कहना है था कि कुमार गंधर्व को विद्रोही कहना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने विद्रोह नहीं किया, संगीत में उन्होंने एक नई शैली कहने की विकसित की अपनी, जिसे संगीत की भाषा में कहन कहते हैं। तो कहन उन्होंने अपना नया विकसित किया जो कि बिल्कुल लोगों को जो है वो एकदम उसको सुन करके स्तब्ध रह गए लोग कि ऐसा भी हो सकता है। तो उन्हें विद्रोही माना गया, लेकिन उन्होंने संगीत की जितनी भी व्याकरण है उसका कहीं उन्होंने उल्लंघन नहीं किया, सारे नियमों को मान करके उसी परिधि के बीच में के अंदर उन्होंने अपनी शैली का विकास किया। तो खैर उस वक्त ये था कि उनकी बहुत शोहरत थी और इस मामले में कि उन्होंने कुछ नया करके दिखाने की कोशिश की है। तो उनका मैंने जहाँ तक मुझे याद है लेट 1970s या अर्ली 1980s में कभी सुना होगा। इतना मुझे याद है कि कमानी सभागार जो मंडी हाउस में दिल्ली में है उसमें मैंने उनका कोई कार्यक्रम सुना था और मैं जाहिर है कि बहुत प्रभावित हुआ था क्योंकि जो तब तक जो मैंने संगीत सुना था वो बिल्कुल उससे अलग था और उनकी भावभंगिमा भी गाते समय और उनका गाना वो सब बिल्कुल अलग था। तो उसका प्रभाव भी बिल्कुल अलग ही पड़ा।
अच्छा, ये जब प्रोग्राम आप सुनने जाते हैं और तो क्या आप नोट्स लेते हैं या खाली प्रोग्राम का आनंद लेते हैं और फिर मन में रखते हैं उसे? देखिए, जब मैंने संगीत के कार्यक्रमों के बारे में लिखना शुरू किया, जिसे समीक्षा नुमा रिपोर्ट कहना ज्यादा अच्छा होगा बजाय समीक्षा के, तो तब फिर मुझे नोट्स लेने की अनिवार्यता थी, क्योंकि किस संगीतकार ने कौन सा राग गाया, बजाया, कितनी देर गाया, क्या उसमें बंदिशें थी और क्या किया, तो वो जब तक नोट ना करेंगे तो जब लिखने का वक्त आएगा 1-2 दिन 4 दिन बाद, तब तक याद कैसे रहेगा। तो तब तो मैंने नोट्स लिए, लेकिन जब मैं सिर्फ एक श्रोता के रूप में जाता था तब तो नोट्स लेने की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ सुनता था और आनंद लेता था उसका। तो कुमार गंधर्व को जो आपने सुना, कई बार सुना आपने, कुमार गंधर्व की कौन सी मुख्य चीज थी जिसने कि उनके संगीत को इतनी बड़ी ऊंचाई दी? वो मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया, एक तो उनका जो नवाचार था, कुछ नया करने की कोशिश और इच्छा, तो वो जो है वो और संगीतकार भी ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज को ही रिपीट करते हैं, वो लोग भी अपनी तरफ से कुछ जोड़ते हैं, तभी वो जो है वो उनकी प्रसिद्धि होती है और लोग उनको नोटिस करते हैं। लेकिन उसकी मात्रा में फर्क होता है। कुमार जी ने तो बिल्कुल ही अगर आप उपमा को ठीक समझे तो एक तो है कि आपको एक घर मिला है जिसको आपने अपनी जरूरतों के मुताबिक उसमें थोड़ा परिवर्तन किए, कहीं कुछ मरम्मत कराई, कहीं कुछ नया छोटा सा कमरा बनवाया और उस तरह उसे अपनी जरूरत के मुताबिक ढाल लिया। और एक होता है कि उसको पूरी तरह से आपने तुड़वा करके एक नया मकान बनाया। तो कुमार जी का जो है वो तरीका दूसरा वाला था कि बिल्कुल अपना नया मकान बनाना, यानी अपनी पूरी तरह से नई शैली विकसित की उन्होंने, और जिसे वो रामाश्रय झा कहन कहते थे, संगीत की भाषा में कहन कहते हैं, कि कहने की शैली, अपने व्यक्त करने की शैली। राग तो वही है, सभी लोग जो है दरबार कौंस और तोड़ी गाते हैं, तो रागों का व्याकरण, रागों के सुर, उनका चलन, वो सब तो पहले से निर्धारित है। उसी के अंदर कुछ नया करना, और जो कि और लोगों ने नहीं किया, ये सभी कलाकारों की कोशिश रहती है। लेकिन कुमार जी ने उस कोशिश को इस ऊंचाई तक पहुंचाया कि वो बिल्कुल एक नए किस्म का संगीत हो गया उनका, और इसीलिए उनकी प्रसिद्धि हुई। और लोग तो उनके बल्कि भक्त थे एक तरह से, कि जो उनको प्रशंसक थे वो तो बिल्कुल न रह के भक्त हो गए थे। उनके आलोचक भी थे, ऐसा नहीं है कि संगीत जगत में उनको एकदम सब जगह स्वीकृति मिल गई हो। उनके बहुत से आलोचक भी थे जो उनकी उसको कोशिश को नाकाम, असफल मानते थे और कहते थे कि ये क्या गाना है, इसमें तो कोई व्यवस्थित नहीं है। क्योंकि कुमार जी ने ये किया था कि जो गाने का जो स्थापत्य था, पहले जो है वो इस तरह से ये आलाप करना, फिर जो है वो बोल आलाप, फिर ये वो, उस सब को भी उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक बिल्कुल बदल दिया था। तो वो संगीत उनका वो नहीं था जो कि औरों से आप सुनते थे। अगर वो मालकौंस गा रहे हैं तो वो उनका मालकौंस अलग होगा बिल्कुल, बाकी जो उनके समकालीन गायक थे उनके मालकौंस से। तो ये एक विचित्र अनुभव होता था सुनने का, और ये एक तरह से एक तरह का शौक भी था, म्यूजिकल शौक, और दूसरी तरफ उस शौक से आनंद भी आता था, धक्के से, जो एकदम आदमी को धक्का लगता था सुनने वाले को। तो कुमार जी की जो उनकी सृजनात्मकता थी वो बहुत ही अपूर्व थी, और सब लोग उसी से एकदम प्रभावित हो जाते थे। और उनके गायन में एक तरह की नाटकीयता भी थी, तो उस नाटकीयता से भी सुर को एकदम से ऊपर ले जाना, फिर नीचे लाना, और एक तरह का अलग अलग उस पे बलाघात, तो ये सब उनका जो तरीका था वो बहुत ही अद्भुत और अपूर्व था।
जो ट्रेडिशन में चीजें प्रचलन में है शास्त्रीय संगीत की गायकी में, उससे ये जो चीजें थी ये किस मतलब कोई एक आध चीज बताइए जिससे किस अर्थ में अलग है ये? इस अर्थ में अलग है, जैसे मैंने बताया कि जो ट्रेडिशनल ढंग था किसी भी राग को प्रस्तुत करने का, उसको उन्होंने बदल दिया और वो उसको उस तरह से जो पारंपरिक एक शैली थी प्रस्तुत करने की राग को, उस तरह वो प्रस्तुत नहीं करते थे, वो अपने ढंग से करते थे। लेकिन राग के जो नियम हैं, कौन सा सुर उसमें वर्जित है, कौन से स्वर संगति किन स्वरों के बीच में हो सकती है, किन के बीच में वर्जित है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रख करके, तो इसलिए कोई उनपे ये आरोप नहीं लगा सकता था कि ये तो संगीत के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पूरे नियमों का पालन करते हुए भी उसने अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की, जो कि संगीत में बहुत ही एक असाधारण उपलब्धि है। मतलब उनके इस चेंज से दूसरे शास्त्रीय संगीत के गायक भी प्रभावित हुए, जो कि कुछ लोग तो अब कुछ यंग लोग हैं जो अब उतना यंग भी नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत उन एक दो लोग तो बिल्कुल उनकी नकल करने लगे, क्योंकि बिल्कुल ही कुमार जी के सिद्धांतों के विपरीत बात है। मैंने एक बार उनके जो गुरु थे प्रोफेसर D.R. देवधर, उनसे एक अनौपचारिक मेरी बातचीत हुई एक बार, तो उसमें जाहिर है कि कुमार जी इतने उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य उनके कुमार जी थे, तो उनके बारे में मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने, दरअसल हुआ क्या था कि कुमार गंधर्व का जो कैरियर था म्यूजिक में, वो 9-10 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, और बिना सीखे वो बड़े बड़े चोटी के उस्तादों का गाना बिल्कुल हूबहू उसकी कॉपी कर सकते थे। और ये संगीत में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहाँ कोमल सुर लगना है, कहाँ जो है वो शुद्ध लगना है, कहाँ तीव्र मध्यम लग, ये बालक एक 8-9 साल का बालक जो है वो सारी चीजों को जो का त्यों प्रस्तुत कर रहा है बिना सीखे। तो वो तो एक जिसे चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं, तो उस तरह से उनका नाम हुआ देश में। और 11 साल की उम्र में जो है वो इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब गाया तो पूरे देश भर में उन्हें प्रसिद्धि मिली। तो लेकिन हुआ ये कि चूंकि वो बचपन में नकल कर रहे थे, तो जब वो थोड़ा सा बड़े हुए तो उनके अंदर एक इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, और उन्होंने तय किया कि अब मैं किसी की भी नकल नहीं करूंगा। और इसलिए जब मेरी देवधर जी से बात हुई तो उन्होंने यही कहा, तो अपना भी उदाहरण दिया कि मैंने क्या क्या किया है, और उन्होंने कहा कि कुमार जो है सिर्फ मेरी एक ही बात में नकल करता है, और वो ये है कि किसी की भी नकल ना करना। तो कुमार जी ने ये किया कि फिर वो इसलिए उन्होंने जो पारंपरिक शैली थी उसे वो बिल्कुल छोड़ के अपनी शैली विकसित की, क्योंकि वो नकल करने से इतना तंग आ चुके थे बचपन में, और सब लोग यही फरमाइश करते थे कि फैयाज खां की तरह सुनाओ, इनका फला वाला राग सुनाओ, इनका नया रिकॉर्ड आया वो सुनाओ। तो वो इससे तंग आ गए थे। तो उन्होंने जब विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की बंबई में प्रोफेसर देवधर के पास रह करके उनके कॉलेज में, तो तब उन्हें सारे नियमों का, पहले उन्हें नियम वगैरह कुछ पता नहीं थे, वो तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार थे वगैरह वगैरह। तो जो भी है बहरहाल वो तो एक कौतुक की तरह थे, एक अद्भुत बालक, असाधारण प्रतिभा का बालक। तो लेकिन जब उन्होंने संगीत के नियम सीखे, राग दारी सीखी, उसके बाद उन्होंने तय किया कि मुझे अपना ही गाना गाना है, और फिर उन्होंने अपना गाना गाया और किसी दूसरे का गाना नहीं गाया। इसका मतलब है कि ये हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक काल का गहरा असर है उनके इस पूरे के पूरे संगीत के स्वरूप पर। बिल्कुल है,
क्योंकि कुमार गंधर्व उन संगीतकारों में से थे जो कि चिंतक भी थे, और आमतौर पे जो संगीतकार हैं वो उतना साहित्यिक अभिरुचि के नहीं होते। अब आप ये देखिए कि कुमार गंधर्व कर्नाटक में पैदा हुए थे, कन्नड़ उनकी मातृभाषा थी, लेकिन उन्होंने हिंदी में ब्रजभाषा कहिए या मालवी कहिए या हिंदी कहिए, जो भी, उन्होंने बंदिशें रची, नए राग बनाए तो उनकी बंदिशें रची, और सारी वो हिंदी में है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे हिंदी साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को स्थापित किया, ठीक उसी तरह कुमार गंधर्व ने संगीत में कबीर को स्थापित किया। कबीर के जैसे, और कबीर और अन्य जो निर्गुणी संत हैं, उनके भजन और पद जिस तरह से कुमार गंधर्व ने गाए हैं, उस तरह से न उनके पहले किसी ने गाए थे, न उनके बाद कोई गा पाया है। तो भजन गायकी को उन्होंने एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित किया और एक ऐसी ऊंचाई पे ले गए उसे। पहले तो भजन को ऐसा होता था कि एक मेन राग जो है वो प्रस्तुत कर दिए गायक ने या गायिका ने, और बाद में जो है आखिर में जैसे होता है, चलो भाई एक भजन भी गा दें, तो एक भजन भी हो गया, साथ में कुछ लोग जो है ठुमरी वगैरह गाते थे थोड़ा, उसके बाद एक भजन गा के समाप्त कर दो भैरवी में। लेकिन कुमार जी ने भजन गाने को एक स्वतंत्र विधा की तरह विकसित कर दिया और ऐसी ऊंचाई पे पहुंचाया कि जहां अब लोग पहुंचने की सिर्फ आकांक्षा, महत्वाकांक्षा रख सकते हैं। अभी तक तो कोई वहां पहुंचता दिखाई दिया नहीं है। और निर्गुण काव्य को शास्त्रीय संगीत के केंद्र में स्थापित करने का श्रेय भी कुमार गंधर्व को जाता है। इसका एक पहलू ये भी तो हो सकता है कि जो भजन में जो एक तरह से उपासना है उसकी जगह संगीत आ गया केंद्र में। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले भी जो लोगों ने भजन गाए, जैसे डीवी पलुस्कर के भजन बहुत मशहूर हैं, और भी जो जितने संगीतकार थे, चाहे वो किसी भी घराने के हों, वो भजन गाते थे। तो लेकिन संगीत, क्योंकि वो संगीतकार है और भजनीक नहीं है, तो कहते कि वो एक अपने शास्त्रीय संगीत की के जो नियम कानून है, उसका जो एक संस्कृति है, उसका पालन करते हुए भजन को प्रस्तुत करते थे। तो कुमार जी ने भी यही किया है। लेकिन बल्कि उन्होंने एक तरह की, हम इमोशनल इंटेंसिटी कह सकते हैं, वो भावावेग जो है वो आपको कुमार जी के भजनों में मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ निर्गुणी भजन ही गाए, उन्होंने आमतौर पे उन्हीं की चर्चा होती है, कबीर, खासतौर से कबीर की, और उन्होंने गोरखनाथ के और बहुत से जो नाथ संप्रदाय के बहुत वो थे जिनका काव्य मिलता, उनके बहुत भजन गाए। लेकिन सिर्फ निर्गुणी भजनों पे ही उनका वो केंद्रित नहीं था, या कबीर पे ही केंद्रित नहीं था। उन्होंने 2 स्वतंत्र कार्यक्रम किए। एक का नाम था तुलसीदास एक दर्शन, और एक का नाम था सूरदास एक दर्शन। तो उन्होंने तुलसीदास और सूरदास के पदों को भी उतनी तन्मयता के साथ और उतनी ही निष्ठा के साथ गाया और प्रस्तुत किया। एक और उन्होंने कार्यक्रम किया था जिसका नाम था, जिसके रिकॉर्ड में निकले, त्रिवेणी नाम से, जिसमें सूर, तुलसी और जहां तक मुझे याद आ रहा है मीरा, इन 3 के भजनों को उन्होंने गाया था। तो इसलिए, लेकिन उनके प्रसिद्धि जितनी उनके कबीर और अन्य निर्गुण संतों के काव्य को गाने को मिली है, उतनी प्रसिद्धि उनकी और भजनों को नहीं मिली। और उनका स्वभाव खुद का भी जिस तरह का, मैं कभी मिला नहीं उनसे, लेकिन जिस तरह का उनका सुना मैंने, वो भी निर्गुण संतों की तरह बहुत ही फक्कड़ और बहुत ही मस्त मौला किस्म के व्यक्ति थे, ऐसा सुना है। और विचारक थे। उन्होंने संगीत के क्षेत्र में भी नया विचार किया, क्योंकि नवाचार बिना नए विचार के, नए चिंतन के तो आ नहीं सकता। और आप ये देखिए कि कहाँ कर्नाटक में
जन्मा एक बालक जिसकी कन्नड़ मातृभाषा है, वो साहित्य को, हिंदी साहित्य को शास्त्रीय संगीत से मिलाने का अद्भुत काम करता है। उतना काम किसी और संगीतकार ने किया हो मुझे नहीं नजर आता। मतलब ये एक बहुत बड़ा जिसे कहें कि काम है जिसके साहित्य जो है वो संगीत में ट्रांसफॉर्म हुआ है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। और बहुत सारे जो निर्गुण संतों के भजन लोकप्रिय हुए वो सिर्फ इसलिए हुए कि कुमार जी ने उसको गाया, वरना लोगों को पता भी नहीं चलता कि इस तरह के पद जो है वो लिखे गए किसी जमाने में, आज से सैकड़ों वर्ष पहले। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे कुलदीप जी। जी ठीक है, और अगले एपिसोड में फिर बातचीत होगी आपसे। जी जी जरूर। हाँ, आप शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।